नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन, अमन अपडेट एंड स्टडी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज तारीख होगी 20 अगस्त और हम आज जुड़े हैं इस क्लास में। महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे, उनसे बनने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो हर दिन की तरह शुरुआत कुछ विचारों से जो लाइनें होती हैं कि आज का हमारा विचार हुआ, किताबों के पन्नों को पलटते हुए जो रातें तुमने जागी हैं, वही रातें कल इतिहास बदलेंगी। मतलब आप लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं आप दिनों रात, उन सब आपको आगे चल के आपकी सफलता के बाद वो वही आपको इतिहास बन के दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज हमारे पहले प्रश्न को देखते हैं। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई छठी सकारात्मक स्वदेशी सकरण सूची यानी 6th पॉजिटिव इंडिकेशन इंडिजिनेशन लिस्ट में कितनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रक्षा वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो लगभग 405 वस्तुओं को महत्वपूर्ण रक्षा वस्तुओं में शामिल किया गया है। इसके बारे में बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में रक्षा मंत्रालय ने सैन्य तैयारियों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 405 रक्षा वस्तुओं की छठी सूची जारी की है। इन वस्तुओं का निर्माण अब केवल घरेलू स्तर पर ही किया जाएगा। मतलब ऐसे जो है 405 वस्तुएं हैं जो रक्षा से रिलेटेड है, इन सबका इंपोर्ट मतलब जो उसका बनाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो इंडिया में बनेगा, कहीं बाहर से बना के नहीं लाया जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण देखें जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं इसके बारे में। तो एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने 31 मई 2026 को भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। प्रोजेक्ट कुसा की बात की जाए, डीआरडीओ ने 23 जुलाई 2026 को उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप समूह के भारतीय लंबी दूरी के सतह से हवा में मार करने वाली कुसा मिसाइल का प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तटरक्षक बल महिला सशक्तिकरण, अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी के बाद भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी ने महिला अधिकारियों जैसे प्रियंका त्यागी को अस्थायी कमीशन यानी परमानेंट कमीशन देने की नीति को अंतिम रूप दिया है। ऑपरेशन वलसाड रेस्क्यू की बात की जाए, 18 अगस्त 2026 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के दमन एयर स्टेशन के चेतक हेलीकॉप्टर ने अरब सागर में डूबते हुए जहाज जयमाला से 9 मछुआरों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया है। आईसीजीएस संकल्प की बात की जाए, जनवरी 2026 में भारतीय तटरक्षक बल का यह प्रदूषण नियंत्रण और गति जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री कूटनीति के तहत पोर्ट लुइस मॉरिशस के विदेशी दौरे पर पहुंचा। मेक इन इंडिया रक्षा उत्पादन की बात की जाए, 19 अगस्त 2026 को डीआरडीओ ने निजी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीतिक मिसाइल उत्पादन को घरेलू प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोल दिया है। और बात की जाए तीसरा, स्वदेशी नौसेना प्लेटफॉर्म, भारतीय नौसेना ने 21 जून 2026 को कोलकाता में 3 अत्याधुनिक स्वदेशी प्लेटफॉर्म दूनागिरी संशोधक और अर्गय को बेड़े में शामिल किया है। AK 2003 की बात की जाए, AK 2003 शेर 19 अगस्त 2026 को भारत में निर्मित पहली पूरी तरह से स्वदेशी AK 213 शेर असॉल्ट राइफल का सफल निर्माण और टेस्ट फायर पूरा किया गया है। इंद्रजाल रेंजर ऑर्डर की बात की जाए, अगस्त 2026 में गृह मंत्रालय ने भारतीय सीमाओं पर अवैध और दुश्मन के ड्रोनों को हवा में ही मार गिराने वाले स्वदेशी इंद्रजाल रेंजर मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल के लिए 155 करोड़ का ऑर्डर दिया है। और बात की जाए रक्षा रणनीतिक साझेदारी की, तो अगस्त 2026 में भारत ने सैन्य हार्डवेयर और आधुनिक उपकरणों के साझा के विकास के लिए आर्मेनिया देश के साथ एक बड़ा संयुक्त रक्षा उत्पादन डिफेंस समझौता किया है। इस तरह से महत्वपूर्ण जो डिफेंस से रिलेटेड हमारे करंट अफेयर थे उनके बारे में देख लिए। तो देखिए अभी तक हमारा टेस्ट थोड़ा इधर उधर चल रहा था, करंट अफेयर प्रॉपर चल नहीं पा रही थी, पर अब से आगे से कंटिन्यू जो जैसे चलती थी प्रश्न उठाएंगे, 10 प्रश्न हमारे रहेंगे और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में हम देखेंगे। हाँ, तो अरब सागर में डूबते हुए जहाज जयमाला 9 मछुआरों को सुरक्षित लिफ्ट किया। आईसीजीएस संकल्प की बात की जाए, जनवरी 2026 में भारतीय तटरक्षक बल का यह प्रदूषण नियंत्रण और गश्ती जहाज हिंद महासागर में समुद्री कूटनीति के तहत पोर्ट लुइस मॉरिशस के विदेशी दौरे पर पहुंचा है।
और बात की जाए मेक इन इंडिया रक्षा उत्पादन की बात की जाए, 19 अगस्त 2026 को डीआरडीओ ने निजी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपने रणनीतिक मिसाइल उत्पादन यानी स्ट्रेटजी मिसाइल प्रोडक्शन को घरेलू प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। और 3 स्वदेशी सैनिक नौसैनिक प्लेटफॉर्म, भारतीय नौसेना ने 21 जून 2026 को कोलकाता में 3 अत्याधुनिक स्वदेशी प्लेटफॉर्म दूनागिरी, संशोधक और अग्रय 3 बेड़े शामिल किए हैं। AK 2003 शेर की बात की जाए, 19 अगस्त 2026 को भारत में निर्मित पहली पूरी तरह से स्वदेशी AK 203 शेर असॉल्ट राइफल का निर्माण और टेस्ट फायर पूरा किया गया है। इंद्रजाल रेंजर ऑर्डर की बात की जाए, अगस्त 2026 में गृह मंत्रालय ने भारतीय सीमाओं पर अवैध और दुश्मन के ड्रोनों को हवा में मार गिराने के लिए स्वदेशी इंद्रजाल रेंजर मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल के लिए 155 करोड़ का ऑर्डर दिया है। रक्षा रणनीतिक साझेदारी की बात की जाए, अगस्त 2026 में भारत ने सैन्य हार्डवेयर और अत्याधुनिक उपकरणों के साझा विकास के लिए आर्मेनिया देश के साथ एक बड़ा संयुक्त रक्षा उत्पादन डिफेंस प्रोडक्शन समझौता जो है साझा किया है। और अगले प्रश्न की बात की जाए, दूसरा जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं, कौन बने हैं? तो जो ऋषभ पंत जी हैं इस समय, देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों टेस्ट से जो है रिटायर हो गए हैं, ठीक है। और हार्दिक पांड्या अभी टेस्ट में आ नहीं रहे हैं काफी दिनों से, और ऋषभ पंत ने 6 छक्के मतलब 100 छक्के बना लिया लगाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान इतिहास रच दिया। वह टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये पहले भारतीय हैं और पूरे विश्व में देखा जाए तो ये लगभग चौथे नंबर के बल्लेबाज हो जाएंगे, ठीक है। और बात की जाए इनके बारे में तो भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत बल्लेबाज ने गॉल टेस्ट में यानी 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। और बात अजीत अग्रकर का कार्यकाल, मतलब जो महत्वपूर्ण करंट देखें अगर क्रिकेट से लेके, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सीनियर चयन समिति के मुख्य चयनकर्ता अजीत अग्रकर का कार्यकाल सितंबर 2026 में समाप्त होने जा रहा है और बीसीसीआई नए पैनल की गठन की तैयारी कर रहा है। गौतम गंभीर मुख्य कोच होंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बात की जाए, बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 साल 118 दिन की उम्र में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और आईसीसी रैंकिंग वार्षिक चक्र में बदलाव देखें तो आईसीसी बोर्ड ने वार्षिक रैंकिंग चक्र की तारीख को 1 अक्टूबर से बदलकर अब 1 मई कर दिया है। नहीं, अभी तक इसके पहले जो आईसीसी की रैंकिंग दी जाती थी वो 1 अक्टूबर को दी जाती थी, लेकिन अब 1 मई को दिया जाएगा। अब टीमों की रैंकिंग के लिए न्यूनतम मैचों की आवश्यकता को बढ़ाकर प्रत्येक फॉर्मेट में 8 मैच कर दिया गया है। और आगे बात की जाए तो तीसरा प्रश्न है, भारत की पहली वर्चुअल जू का उद्घाटन किस शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में किया गया है? तो यह जो इंदौर है ना, इंदौर में ये कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय है, उसी में पहला वर्चुअल जू खोला गया है। बात की जाए देश की पहली वर्चुअल जू का उद्घाटन मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में किया गया है। इसके जरिए लोग तकनीक की मदद से जानवरों को 3D और डिजिटल रूप से करीब देख सकेंगे। और बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार मिले हैं लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को, जो तो उनके बारे में देख लेते हैं। काफी देखो ग्रुप डी में लगभग हर शिफ्टों में पूछा जा रहा है मोदी जी के बारे में, और ग्रुप डी में देखा गया है कि एक फिक्स पैटर्न चल रहा है उसका, क्या बोलते हैं, जो एक एग्जाम गेम होता नहीं है कि लॉरियस स्पोर्ट वाला अवार्ड, लॉरियस स्पोर्ट का अवार्ड हर एक शिफ्ट में आ रहा है, प्रत्येक शिफ्ट में, कभी किसी में 2 हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडियन ओशिया का सर्वोच्च पुरस्कार जुलाई 2026 में, और मंथ भी पूछ ले रहा है किस मंथ मिला है, क्या अवार्ड है, कौन से देश का है, अलग अलग तरीके से ही पूछा जा रहा है। जुलाई 2026 में पीएम मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बितिंग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया है। यह उनका 35वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया वाला लगभग 4 से 5 बार 6 बार मुझे पता है जितना कि मैंने देखा, अलग बार रिव्यू देखा, 5-6 बार इसे पूछा गया है। स्लोवाकिया जून 2026 में स्लोवाकिया सरकार द्वारा उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस
से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नॉर्वे का मिला है। मई 2026 में भारत नॉर्वे संबंधों वैश्विक कूटनीति में योगदान के लिए नॉर्वे के किंग हेराल्ड द्वारा उन्हें विशेष राजकीय सम्मान दिया गया है। और ये स्वीडन का तो लगभग 12 से 15 बार अभी तक पूछा गया है। अभी तक 12 से 15 बार, कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकता होगा। मई 2026 में स्वीडन सरकार द्वारा किसी विदेशी सरकार के प्रमुख को दिए जाने वाले सर्वोच्च राजकीय सम्मान उन्हें सम्मानित किया गया है। और वल्बुवन की बात की जाए, वल्बुवन वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारतीय पर्यावरणविद वल्बुवन वल्बुवन को वैश्विक स्तर पर सॉइल फार्मर हीरो पुरस्कार सम्मानित किया गया है। गौतम डे की बात की जाए, यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक गौतम डे को जीव विज्ञान अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित EMBO गोल्ड मेडल 2026 से सम्मानित किया है। देखिए, कुछ ऐसे पुरस्कार पूछे जा रहे हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा ना, ये वल्बुवन वाला और ये EMBO वाला पुरस्कार, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे पुरस्कार पूछे जाते हैं जो लोग चर्चा में नहीं रहते हैं। तो आप ऐसे प्रश्न को देख कर जाना बहुत जरूरी बन जाता है। और बात की जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात की, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उनके आजीवन योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। यानी मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है। रतन टाटा की बात की जाए, मरणोपरांत उद्योग रत्न, वैश्विक व्यापार जगत और समाज सेवा में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंचों की ओर से विशेष श्रद्धांजलि और देश विदेश की शीर्ष व्यापारिक सम्मान से नवाजा गया है। नीरज घेवान की बात की जाए, भारतीय फिल्म निर्देशक नीरज घेवान को उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई फिल्म होम बाउंड के लिए विदेशी फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगले चौथे प्रश्न की बात की जाए तो अगस्त 2026 में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कितने रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो 7,870 करोड़ की जो है करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी मिली है। और बात की जाए, भारत सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण मेक इन इंडिया और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए 7,870 करोड़ के बड़े निवेश को मंजूरी दी है। इससे आयात पर देश निर्भरता काफी कम होगी। और कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की बात की जाए और उनसे जो आवंटन, देखे आवंटन तो पूछे जा रहे हैं लगभग किस क्षेत्र के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है, कितनी राशियों का आवंटन किया गया है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस अभी तक होता था कौन सी योजना है, किसके लिए है, पर अब कितना आवंटन किया गया है, किस माह में किया गया है, कैसे किया गया है, इन सब पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो डीप एनालिसिस हम करते चल रहे हैं। ठीक है, बात कीजिए PM धन कृषि योजना की, तो कैबिनेट द्वारा नई योजना को 6 वर्ष 2025-26 के लिए 24,000 करोड़ रुपए की कुल बजट का आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विनिर्माण योजना जस्ट हमने देखा, घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट ने इस योजना को कुल परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया है। संशोधित खेलो इंडिया योजना की बात कीजिए, खेलो इंडिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जमीनी स्तर से ओलंपिक तक एथलीटों को तैयार करने के लिए साल 2026-27 से 2030-31 तक के लिए 36,441 करोड़ का विशाल बजट मंजूर किया गया है। संशोधित उड़ान योजना की बात की जाए, मार्च 2026 में देश के दूर दराज के लिए इलाकों में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड बनाने के लिए 28,840 करोड़ रुपए का आवंटन स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की बात की जाए, देश में 3.5 करोड़ औपचारिक नौकरियों पैदा करने और नई नियुक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए 99,446 करोड़ रुपए का परिव्यय तय किया गया है। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की बात की जाए, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा हाईवे प्रोजेक्ट 19 अगस्त 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने नेपाल सीमा तक जाने वाले 4 लेन हवाई हाईवे के अपग्रेडेशन के लिए 3,590 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और बात की जाए 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं 19 अगस्त 2026 को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कुल 9,450 करोड़ रुपए की 4 प्रोजेक्ट हरी झंडी मिली है। और भारतीय औद्योगिक विकास योजना की बात की जाए तो PPP मॉडल के तहत देश में 100
प्लग एंड प्ले वैश्विक औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। ज्ञान भारतम मिशन की बात की जाए, ज्ञान भारतम मिशन भारत के प्राचीन पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, संरक्षण और डिजिटीकरण के लिए वर्ष 2025 से 31 तक के लिए इन 3 चरणों में मिशन शुरू किया गया है। तो इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न होता है। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां हमारा प्रश्न होगा, हाल ही में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान यानी CPRI के क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन देश के किस राज्य में किया गया है? या असम राज्य में किया गया है। और बात की जाए, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री ने असम के गुवाहाटी में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान CPRI की नई अत्याधुनिक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यह पूर्वोत्तर भारत के पावर सेक्टर को मजबूत करने और बिजली उपकरणों की गुणवत्ता जांचने में मदद करती है। देखिए, कई लोग मतलब अभी तक हम भी पढ़ते थे, पर हमने तो एक चीज नोटिस करता था कि जब प्रश्न आता था ना, पर करंट अफेयर का प्रश्न आता था, तो सर लोग मतलब सर मैम जो भी पढ़ाते हैं, किसी स्पेसिफिक किसी बात नहीं है, सभी ये करते हैं। वो प्रश्न आता था, प्रश्न पढ़ने के बाद बोलते थे अब इसमें बताएं कि ये हाल ही में क्वेश्चन ने किया तो ABC है। तो मतलब बच्चों को पता होगा तो करंट अफेयर पढ़ेंगे क्यों? तो उसमें ठीक है जैसे पढ़ाते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। तो महत्वपूर्ण ऊर्जा योजना और परियोजना, देखो जो ये ऊर्जा रिलेटेड है, बिजली वगैरह से यही सब चल रहा है ना, क्षेत्रीय परियोजना अनुसंधान CPRI विद्युत के लिए। तो इन सब के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं वगैरह चल रही हैं, इन सब के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। और बात की जाए महत्वपूर्ण, चलिए पहला देखते हैं, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,021 करोड़ के कुल बजट के साथ इस योजना को तेजी लागू किया जा रहा है, जिससे हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की जाए, भारत के ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाने के लिए 19,744 करोड़ की परिव्यय वाली इस योजना के तहत साल 2026 में देश के पहले कमर्शियल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का परीक्षण शुरू किया गया है। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की बात की जाए, केंद्रीय बजट में भारत के परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने और छोटे परमाणु रिएक्टरों के विकास के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की बात करें, गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा 30 गीगावाट क्षमता वाले रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर और पवन पार्क रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो रहा है। ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में विशेषकर गुजरात और तमिलनाडु में देश के पहले अपतटीय पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए 85,000 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। और बात करिए नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम, ये जो NECP, देश में 20 लाख पारंपरिक चूल्हों को आधुनिक और बिजली से चलने वाले इंडक्शन चूल्हों में बदलने के लिए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया है, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम। और बात की जाए भारत सरकार के कुछ ऊर्जा जो प्रमुख ऊर्जा के लक्ष्य हैं, 2030 तक का लक्ष्य, गैर जीवाश्म ईंधन। भारत ने साल 2030 तक अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 500 गीगावाट हिस्सा और गैर जीवाश्म स्रोत जैसे सौर, पवन, हाइड्रो और परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। देखिए आप ये कहेंगे ये कैसे कैसे टॉपिक्स लाएं, क्या रहे हैं। देखो ये अगर लाना चाहिए ना, तो इन्हें स्टैटिक्स रूप में अलग से ला सकते हैं, ये आना उसमें चाहिए। पर देखिए आपके पास इतना भी टाइम नहीं रहता कि हर तरह से क्लास लें, तो ये क्लासें लगभग आधा घंटा। अब देखिए मैंने पहले बताया था 30 से 35 मिनट की क्लास हमारी होगी और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। तो ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लक्ष्य टारगेटेड पूछे जाते हैं। कितने 2030 तक पूछ लेंगे, पहले कब तक है, गैर जीवाश्म ईंधन के लिए है कब तक है, 2030 तक है, कितना है 550 गीगावाट है, और पूछ लेंगे गैर जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन किस किस पर विशेष जो है बल दिया जा रहा है। इस तरह से हम प्रश्न ला रहे हैं। आप निश्चित रूप से अगर हमारे क्लास में बनते हैं, तो इसके पहले मैं लगभग ज़्यादा नहीं करा पाया था, 4 से 5 वीडियो उसके बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला डाला था। उसमें से मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, दूसरे से क्या पूछूं, मैं खुद पेपर दे के हूँ। लगभग 7 से 8 प्रश्न मुझे मिले हैं बायोलॉजी से जो पढ़ाया था, 4 से 5 चैप्टर, 7 से 8 प्रश्न बहुत अच्छे से मुझे याद है। तो अब मुझसे मुड़ते हैं। और करंट अफेयर क्लास भी, करंट अफेयर में मुझे ऐसे थे जो अलग अलग कराए थे, मैंने पॉइंट्स कुछ कराए थे। एक जर्मन वॉच वाला पढ़ाया था, वो भी आया था। ऐसे मतलब 7-8 ऐसे प्रश्न थे जो हमने कराया था, वो आया था, बिल्कुल आया था। तो आप पढ़ते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं। और देखिए करंट अफेयर में कोई भी 100% दावा नहीं कर सकता।
तो मेरे करंट अफेयर के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो 2030 तक ईवी लक्ष्य, भारत सरकार ने 2030 तक देश की सड़कों पर चलने वाले वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन लक्ष्य की बात की जाए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक प्रति 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। 2030 तक भारतीय रेलवे की बात की, दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता की बात की जाए, भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने और जीवाश्म ईंधन यानी कोल और पेट्रोलियम पर निर्भरता खत्म करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। 2070 बात की जाए तो नेट जीरो लक्ष्य रखा गया है। भारत ने वैश्विक मंच पर आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि देश वर्ष 2070 तक पूर्ण रूप से नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारा होगा, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने हाल ही में प्रदूषण को रोकने के लिए तमिलनाडु की किस नदी को कानूनी व्यक्ति यानी लीगल पर्सन यानी देवता घोषित किया है? तो जो तामिर बरानी नदी है, तामिर बरानी, इसी नदी को जो है कानूनी व्यक्ति घोषित किया है। तमिलनाडु के तामिर बरानी जो पोरनई नदी में कचरा फेंकने और प्रदूषण को रोकने के लिए अदालत ने इसे एक जीवित कानूनी इकाई यानी लीगल पर्सन का दर्जा दिया है। इससे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को यह दर्जा दिया है। पर आप देखिए दिया है, पर उस पर कितना अच्छा काम कर रहा है। कुछ पर ये पैसे टेंडर मिलता है, वो पैसा खाता है और भाग जाता है। फिर अलग अगला बजट पेश होता है, उसके लिए अलग से जो पैसा आता है और फिर वही होता है। कितनी सफाई हो रही है, आप निश्चित रूप से अगर कहीं किनारे रहे हैं गंगा यमुना तो आपको जानकारी पूरे तरह से हो जाएगा। ठीक है, और बात कीजिए अगले इसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय जी हो जाएंगे। उन्होंने मई 2000, अब सोचिए विजय जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जी हैं, थालापति विजय, इनके बारे में लगभग हमारे हिसाब से 15 से 16 बार पूछ लिया होगा, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीका। सिर्फ इतना कि किस राज्य के हैं, तमिलनाडु, किस राज्य के मुख्यमंत्री में है, तमिलनाडु, क्या नाम है, विजय, और किस पार्टी से है, टीबी के। यही 3-4 प्रश्न लगातार किस महीने में, मई, यही 4 तरह से बना के लगभग 15 से 16 बार पूछा जा चुका है। अगर आपका आने वाले शिफ्टों में अभी बचा भी है तो एग्जाम आप वीडियो देख के जरूर जाएंगे तमिलनाडु पर। ठीक है, उन्होंने मई 2026 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी तमिलगा वैत्री कड़गम की टीवी की जीत के बाद 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ वे 1967 के बाद से राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो दमरुक यानी डीएमके या अन्य धर्मों से नहीं है, मतलब जो पार्टी है डीएमके और अन्य धर्मों थी, इन्हीं से अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं। 1967 के बाद से पहली ऐसी टीवी की पार्टी बनेगी और उसके मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय जी होंगे, जो इन दोनों पार्टियों के अलावा कोई और बने। इसके साथ ही वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री विजय को पद की शपथ दिलाई है। और बात की जाए इसकी राजधानी चेन्नई, 39 लोकसभा सीटें, 18 राज्यसभा सीटें, मुख्यमंत्री विजय जी और वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और विपक्ष के नेता उदयनीति स्टालिन जी हो जाएंगे। और बात की जाए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी जो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, इस तरह कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे तमिलनाडु से। और तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार, खेल की बात की जाए, जो पोंगल होता है प्रसिद्ध 4 दिवसीय फसल कटाई त्योहार होगा। जल्लीकट्टू पारंपरिक बैलों को वश में करने का खेल हो जाएगा। भरतनाट्यम राज्य का विख्यात एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, जो सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, सबसे पुराना हो जाएगा। ठीक है, शास्त्रीय क्लासिकल डांस है, इसलिए क्लासिकल डांस। तमिलनाडु के 5 कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात कीजिए। 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पद संभालते ही राज्य के परिवारों को 200 यूनिट बिजली देने के आदेश को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है, मुफ्त देंगे। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा की बात की, अगस्त 2026 में सीएम विजय सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जनता के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। और ये तामिर बानी नदी को कानूनी इकाई, जस्ट हमने देख के आए, उनको जीवित कानूनी व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया है। मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजना 19 अगस्त 2026 को
केंद्रीय कैबिनेट ने तमिलनाडु सहित 4 राज्यों में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 9,450 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दी है। सचिवालय का पुनर्गठन। अगस्त 2026 में विदेशी प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुचारू काम के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को नमक्कल कविग्यार मालिगई भवन स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, और बात कीजिए 7वें प्रश्न की, तो परीक्षा प्रणाली को सुधार के तहत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो एनटीए है ने हाल ही में अपने परीक्षा दल से कितने विशेषज्ञों को बाहर कर नया बदलाव किया है? तो लगभग 600 दल व्यक्तियों को बाहर कर दिया गया है। इससे जो एनटीए था ना, नीट यूजी वगैरह, नीट वगैरह के पेपरों का घोटाला हुआ, इससे 600 लोगों को, लगभग 600 समूहों को, दल को बाहर कर दिया गया है। इससे पेपर लीक और अनियमितताओं के बाद बड़े प्रशासनिक सुधार करते हुए एनटीए ने अपने परीक्षा पैनल से 600 विशेषज्ञों को हटा दिया गया है और नए अधिकारियों को शामिल किया है। प्रश्न पत्रों की जांच के लिए अब 4 टियर यानी 4 स्तरीय चेकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण देखो, ग्रुप डी में जैसे अभ्यास हो गया और मोदी जी से जुड़े, टीवी के जैसे हमने बताया तमिलनाडु से जुड़े यहाँ से प्रश्न पूछे रहे हैं, उनमें से एक प्रश्न इससे अभी आ रहा है जिससे एक या दो कह सकते हैं, 2-3 प्रश्न हो जा रहा था, जिसमें महत्वपूर्ण पोर्टल, ऐप, योजनाएं इनसे पूछे जा रहे हैं और उनमें ज्यादातर उनके फुल फॉर्म पूछते थे, तो उनके बारे में कुछ हम संक्षिप्त जानकारी लेते चलेंगे। और एक साथी पोर्टल है, फुल फॉर्म बात करें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, इसके बारे में आप देखिए, जरूर अच्छे से याद रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई नीट की मुफ्त कोचिंग और शिक्षण संस्थान उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है कौन सा? साथी पोर्टल। और सशक्त पोर्टल की बात की जाए, फुल फॉर्म होगा सिनेमेटिक असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्वस्थ और उद्देश्य बात की जाए, स्वस्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, इसको भी याद रखिएगा। स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा, SHO के प्रशिक्षण, मूल्यांकन और कुशल प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है। सचेत कैबिनेट की बात की, सचेत है बहुत सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया 5 से 6 बार। इसका फुल फॉर्म देखिए, सिस्टम फॉर अलर्टिंग सिटीजन्स विथ हजार्ड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, NDMA के तहत इसको सचेत ऐप को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये प्रश्न आया था कि सचेत ऐप को लॉन्च करने वाला कौन सा मंत्रालय है या फिर किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इसे लॉन्च किया है। द्वारा प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात के रियल टाइम भौगोलिक चेतावनी और आम नागरिकों तक पहुंचाने के विकसित किया गया है। साइन ऐप की बात की जाए, फुल फॉर्म सिस्टम फॉर होलिस्टिक इंस्पेक्शन एंड नेटवर्क एफिशिएंसी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन और स्टेशनों पर सेवा की गुणवत्ता और नेटवर्क दक्षता की लाइव निगरानी करने के लिए लॉन्च किया गया है। और उम्मीद पोर्टल की बात की जाए, इसकी फुल फॉर्म देखिए, यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। उद्देश्य की बात कीजिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी डिजिटल पंजीकरण और उनके कुशल प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है। और बात की जाए पैमाना ऐप की बात कीजिए, पैमाना वेब पोर्टल, इसका फुल फॉर्म बात करें, प्रोजेक्ट एनालिसिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड नेटवर्क असिस्टेंस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बात कीजिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 150 करोड़ से अधिक केंद्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लाइव ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया गया है। और निगरानी ऐप की बात की जाए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप ड्रेजल एंड असेट नेविगेशन इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यानी PMGVK के तहत देश भर में बुनियादी ढांचों की कमियों को दूर करने और संपत्तियों को निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। और बोध पोर्टल, इसका हो जाए बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसको देखिए किसने लॉन्च किया है, इनको भी आप लेते चलिए, जितना महत्वपूर्ण है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका किसने लॉन्च किया है, ये भी जानना जरूरी है। और IIT कानपुर द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मॉडल्स के सुरक्षित मूल्यांकन के लिए विकसित किया गया है। और नेवा प्लेटफॉर्म की बात की जाए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म देश की संसद और सभी राज्यों के विधानसभाओं के कार्य प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस
बनाने के लिए अपडेटेड संस्करण जारी किया गया है। यूबिन पोर्टल की बात की जाए, फुल फॉर्म यूनिवर्सल वाईफाई एंड इंटरनेट नेटवर्क, स्वास्थ्य के संदर्भ में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन नेटवर्क। बात की जाए इसके उद्देश्य, तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के नियमित टीकाकरण का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए कोविन की तर्ज पर बनाया गया स्वास्थ्य मंत्रालय का यह पोर्टल होगा। क्या नाम है इसका? यूबिन पोर्टल हो जाएगा। और बात की जाए तो यूबिन हमने देख ही लिया था। ये मार्ग पोर्टल, बात की जाए मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलेंस एंड ग्रोथ, इसका फुल फॉर्म। और इसका उद्देश्य बात की वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा देश के नए स्टार्टअप्स को सही मार्गदर्शन, परामर्श और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। और रैंप की योजना की बात, रैंप योजना पोर्टल की, तो रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इसका फुल फॉर्म। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की बाजार पहुंच कोरोना के बाद उनके सुधार और प्रदर्शन में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से समर्थित केंद्रित योजना हो जाएगी। चैंपियंस पोर्टल की बात की जाए, चैंपियंस 2.0, फुल फॉर्म क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसीजर फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, इसका फुल फॉर्म। उद्देश्य की बात कीजिए, एमएसएमई क्षेत्र की छोटी इकाइयों की शिकायतों के निवारण, उनकी क्षमता बढ़ाने और नई तकनीक सहायता प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल्स के बारे और योजनाओं के बारे में देखिए जो भी था, ठीक है, ऐप के बारे में। इस तरह से हम अपने जो फैक्ट्स होंगे उनको बढ़ाते चलेंगे। थोड़ी क्लास बड़ी होगी, आप उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और दिक्कत भी हो रही है, जिसे बड़ा लग रहा हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम केवल करंट पढ़ के चले जाएंगे, ठीक है। 8वें प्रश्न की बात की जाए, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो राजीव गांधी जी की इसमें हत्या हो गई थी ना, इसलिए उनके मनाया जाता है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर हर साल, मतलब इस दिन, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके याद में सद्भावना, उनकी जयंती पर, जन्म जयंती के अवसर पर हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, उनको समर्पित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का बढ़ावा देना होगा। और कुछ महत्वपूर्ण देखिए इसमें, ये महात्मा गांधी जी के बारे में पूछा गया, समाज राजघाट में किसकी समाधि स्थल है, इसलिए हमें लगा कि आगे भी पूछा जा सकता है, एनटीपीसी वगैरह के लिए भी और एसएससी के भी, इसलिए हम ये अलग से फैक्ट जोड़ दिए हैं, ठीक है। और बात कीजिए, सामने है महत्वपूर्ण पुरुष हैं, जन्मतिथि या फिर जयंती, और समाधि स्थल, और समाधि स्थल का नाम, स्थान कहाँ है, मतलब इसके बारे में। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है, राजघाट इनका समाधि स्थल नई दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर को विजय घाट इनकी समाधि स्थल, और पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर शांतिवन नई दिल्ली। देखो नई दिल्ली दिल्ली नहीं बोल रहा तो उसके बराबर, जैसे दादर नगर हवेली, नई दिल्ली इसके एक बार बोलेंगे फिर लगातार चला है। तो BR अम्बेडकर की बात की जाए, इनका 14 अप्रैल को, और चैत्य भूमि के नाम से इनके समाधि स्थल का नाम होगा। दादर मुंबई महाराष्ट्र में इनका स्थान। और राजीव गांधी की बात की जाए, 20 अगस्त को वीर भूमि के नाम से इनके समाधि स्थल को जाना जाता है नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी जी के 19 नवंबर को शक्ति स्थल के नाम से, इंदिरा गांधी जी ने अपनी शक्ति का अच्छा से उपयोग किया था ना, बहुत बड़ा रखना, इससे याद कर सकते हैं शक्ति। नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को सदैव अटल के नाम से इनका समाधि स्थल होगा नई दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को विवादित अपपुष्टि हो जाएगा, ठीक है। रिकोंजी मंदिर जापान में अस्थियां मानी जाती हैं, मतलब अभी कंफर्म नहीं है, थोड़ा विवादित है इनके, ठीक है। और बात की सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को इनके समाधि मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है। और चिता भस्म साबरमती में प्रवाहित की गई। राष्ट्रीय स्मारक की बात की, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। शहीद भगत सिंह का 28 सितंबर को शहीद स्मारक के नाम से इनके समाधि स्थल को मनाया जाता है। हुसैनी वाला फिरोजपुर पंजाब में ये होगा। और बात की जाए शहीद भगत चौधरी चरण सिंह की 23 दिसंबर को जयंती मनाई जाती है। किसान घाट के नाम से इनके समाधि स्थल को मनाया जाता है, नई दिल्ली में इनका भी है। बाबू जगजीवन राम जी की बात करें, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। समता स्थल इनके समाधि स्थल का नाम हो जाएगा, नई दिल्ली में है। ज्ञानी जैल सिंह 5 मई को एकता स्थल के नाम से जाना जाता है इनके समाधि स्थल को, नई दिल्ली में इनका भी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। महाप्राण घाट के नाम से पटना बिहार में, बिहार के रहने वाले थे ना ये पहले, मतलब बिहार कौन थे बताइएगा, पहले राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री कि शिक्षा मंत्री, कौन थे बताइएगा? राजेंद्र प्रसाद। मोरारजी देसाई की बात की जाए 29 फरवरी को अभय घाट के नाम से जाना जाता है समाधि स्थल को, अहमदाबाद गुजरात में।
और गुजारी लाल नंदा की बात की जाए 4 जुलाई को नारायण घाट के नाम से जाता है और अहमदाबाद गुजरात में। और कुछ महत्वपूर्ण देखें जैसे 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के नाम रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की सद्भावना दिवस के रूप में, 23 अगस्त को चौधरी चरण सिंह जी राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में, और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी जयंती मनाई जाती है सुशासन दिवस के रूप में इसे माना जाता है। और 9वें प्रश्न की बात की जाए, हाल ही में किस भारतीय को नेपाल राष्ट्रपति द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल इन हॉनरी रैंक ऑफ जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? जो जनरल धीरज सेठ जी हैं, तो थल सेना के प्रमुख है ना, भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को दोनों देशों को मजबूत सैन्य और कूटनीतिक संबंधों के तहत नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा नेपाली नौसेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है, या दोनों सेनाओं के बीच एक पुरानी ऐतिहासिक परंपरा है? ये जो पुरस्कार वाला था ना, वहां भी लग गया ना गलती से, तो इसके बारे में हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। और बात की जाए 10वां प्रश्न जो हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में सार्क और वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा इंद्रजाल रेंजर क्या है, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने 155 करोड़ का ऑर्डर जारी किया है? यह एक एंटी ड्रोन पोर्टल व्हीकल जो है, पेट्रोल व्हीकल हो जाएगा। इंद्रजाल सिग्मा कंसोर्टियम को गृह मंत्रालय ने 155 करोड़ का ऑर्डर दिया है, मिला है। यह भारत का एकमात्र ARDTC अनुमोदित मोबाइल एंटी रॉक ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है, जो सुरक्षा बलों को दुश्मनों के अवैध और खतरनाक ड्रोनों को हवा में नष्ट करने की मोबाइल क्षमता देता है। और कुछ गृह मंत्रालय के बारे में देखते हैं, तो अपने इसी काल गृह मंत्रालय की जड़ी ब्रिटिश शासनकाल में है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 1843 में पहली बार प्रशासनिक सुधारों के तहत गृह विभाग का गठन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद इसे गृह मंत्रालय का रूप दे दिएगा। प्रथम गृह मंत्री की बात की जाए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने। उन्होंने देश की 560 से अधिक रियासतों को भारत में विलय कराकर देश का एकीकरण किया था। मुख्य कार्य भूमिका की बात की जाए, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, देश के भीतर आतंकवाद, उग्रवाद और पूर्वोत्तर के विद्रोहों को रोकना गृह मंत्रालय कार्य हो जाएगा। सीमा प्रबंधन की बात की, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश आदि की सुरक्षा की व्यवस्था निगरानी करना। आपदा प्रबंधन के बाद देश में चक्रवात, भूकंप या बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्य NDRF के माध्यम से का संचालन करना। संवैधानिक मामले जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को नियुक्त से जुड़े प्रशासनिक कार्य और पद्म पुरस्कारों की घोषणा करना। और जनगणना की बात की जाए, देश की आधिकारिक जनगणना जैसे प्रत्येक 10 वर्षों में होने वाली का आयोजन करना गृह मंत्रालय का ही कार्य होता है। ये गृह मंत्रालय के बारे में नाम सुनते हैं, कौन है? अमित शाह जी हो जाएंगे, इससे जानते हैं प्रमुख, लेकिन इनका कार्य क्या होता है इनके बारे में लगभग बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। और बात की जाए तो कुछ गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले 6 प्रमुख विभाग होंगे। गृह विभाग या राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य VIP को सुरक्षा से जुड़े मामले देखता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग की बात की जाए, पुलिस, कानूनी व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी अभियानों को नियंत्रित करना। सीमा प्रबंधन जस्ट हमने देखा हुआ तटीय थली सीमा को उनका। जम्मू कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग या विशेष रूप से इन केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा और विकास की निगरानी करता है। राजभाषा विभाग की बात की जाए, यह संघ के आधिकारिक कार्यों में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देता है। राज्य विभाग की बात की जाए, यह केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को देखता है। राज्य के लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक फैक्ट्स बात देखें तो परीक्षा के लिए गृह मंत्रालय का मुख्य कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में स्थित है। सिविल सेवा नियंत्रण की बात की, देश के सभी IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारियों का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी गृह मंत्रालय ही होता है, जबकि IAS एक नियंत्रण कार्मिक मंत्रालय करता है। वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हो जाएंगे। और बात करें गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सशस्त्र बल और एजेंसियों की बात करें, यह अनुभाग परीक्षाओं के लिए देखें, जो BSF होता है वो आता है, जो देखो SSC GD का पेपर होता है ना, गृह मंत्रालय का लगभग समझ लीजिए उसके सब ये BSF, CRPF, CISF, ITBP ये सब। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा सुरक्षा के लिए CRPF की बात की जाए, देश का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल, दंगा नियंत्रण और नक्सल विरोधी के लिए CISF लगभग 70 to 80% बच्चों का जो है फेवरेट होता है CISF। हवाई अड्डों, परमाणु संयंत्रों, सरकारी योजना के लिए ITBP की बात की जाए, चीन तिब्बत जो है सीमा सुरक्षा के लिए। SSB की बात सशस्त्र सीमा बल, नेपाल और भूटान सीमा सुरक्षा के लिए। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, देश का मुख्य ब्लैक कैट कमांडो बल, आतंकवादी विरोधी और VVIP सुरक्षा के लिए।
असम राइफल की बात कीजिए, पूर्वोत्तर भारत में मार्ग की सुरक्षा। जांच और खुफिया एजेंसी की बात कीजिए, आईबी, भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत की घरेलू खुफिया एजेंसी। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात की, आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, देश भर के अपराधों का डेटा और रिकॉर्ड रखने वाली संस्था। आपदा राहत की बात है, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, आपदाओं के समय सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाला बल ये होता है। इस तरह से हमारी आज की पूरी क्लास हो जाएगी। इसी तरह हमारी प्रॉपर क्लास डेली चलेगी। तो ये हमारी क्लास थी। इसके पहले हम काफ़ी थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम चल रही थी, दिक्कत हो रहा था, इस वजह से प्रॉपर क्लास में नहीं चल पाई थी। यही हमारी क्लास चलने का पूरी तरह यही तरीका है। इसी तरह हम पढ़ेंगे और आगे आपको इसमें कुछ सुधार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक करें, मतलब क्लास को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।